ओके डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक कॉमन लेक्चर लेकर नहीं आया हूँ। आज मैं अपने मंथन ऑनलाइन के स्टूडेंट से कांटेक्ट करने आया हूँ और समय समय पर इसी तरह आपसे मेरा कांटेक्ट होता रहेगा। मैं स्टूडेंट्स, मेरा जो करंट का ये प्रोग्राम है काफ़ी एम्बिशियस है और मैं इसके सहारे एक बच्चों के, खास के जेनजी के एक बहुत बड़े ग्रुप को, बहुत बड़े समूह को पैराडाइम शिफ्टिंग करना चाहता हूँ। इसमें मैं और भी आपके लिए सुविधाएं बढ़ाना चाहता हूं। देखिए, वीक में 4 क्लासेस नहीं है, वीक में 7 क्लासेस हैं कम से कम, आपको जो कंपलसरी है अभी। इसके बाद 1-2 क्लासेस और भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे 7 क्लासेस तो मैं ही ले रहा हूं, 4 क्लासेस आपका वीक में मेरा करेंट का क्लास होगा। और इसके अलावा आपको याद होगा कि मैं इकोनॉमी में जो क्लास ले रहा हूं वह हर वीक में मैं एक क्लास संडे को ले रहा हूं। उसमें तकरीबन मान के चलिए किसी वीक में संडे को मैं ब्रेक ले सकता हूं, क्योंकि मुझे कुछ निजी वर्क ऐसी हो जाती है, लेकिन हमने इसलिए उसको 7 काउंट किया है। हालांकि मैं बहुत सारे ऐसे मंथ हैं जिसमें मैं 4 के 4 यानी 8 के 8 क्लास ले लेता हूं। तो मैं स्टूडेंट्स, अब ऐसा नहीं कि जैसे इकोनॉमी का या पॉलिटी का या बाकी सेगमेंट का क्लास है, वो क्लास चलाने के पीछे क्या हमारा मकसद है। अगर आपने मेरे कुछ इकोनॉमी के क्लास को देखा होगा तो समझा होगा, लेकिन मैं फिर दोबारा आपको समझाऊंगा। और जो करंट का क्लास है, वो करंट जो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं या कर रहे हैं, या जो करंट आपको मार्केट में अवेलेबल होता है, उन दोनों की क्वालिटी में काफी फर्क होगा। क्यों? क्योंकि मैं इसकी वजह बताता हूं। क्योंकि जो करंट दिया जाता है वो रॉ मटेरियल्स के रूप में दिया जाता है। कोई घटना हुई तो किसी घटना को वर्टिकल इंटरप्रिटेशन कर दिया गया। पहली बात तो मैं आपको यह बताऊं कि करंट को पहले हम छानते हैं, और करंट को छानते हैं तो भले ही आप अभी इस मंथ में हमसे जुड़े हैं तो आप हमसे करंट से जुड़ रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आप वीकली करंट करते जाओगे वैसे ही वैसे इंटीग्रेशन धीरे धीरे आगे बनता जाएगा। और साल 6 महीने में स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आपको करंट के साथ साथ पूरे ट्रेडिशनल का भी नॉलेज हो जाएगा। आप एक बार इसको पूरे 1 साल इस कोर्स को परसू करके देखिए मैं कैसे करंट का चयन करता हूं। पहली बात तो मैं बता दूं कि आप लोगों को मैंने केवल एक ही न्यूज़पेपर दैनिक जागरण को कांटेक्ट करने के लिए कहा हुआ है, लेकिन जो दैनिक जागरण है उसको आप लोग भले ही कांटेक्ट करो, लेकिन मैं तो लगभग 6 to 7 न्यूज़पेपर से कांटेक्ट करता हूं। दैनिक जागरण भी एक रखता हूं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, हिंदुस्तान टाइम्स, मिंट, ये तो मेरा रेगुलर है। इसके अलावा फ्रंट लाइन, द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, फिर मैं द इकोनॉमिक टाइम्स। तो मैं बहुत सारे ऐसे सोर्सेस से, फॉरेन अफेयर्स जर्नल, तो बहुत ज़्यादा सोर्सेज से मैं जुड़ा रहता हूँ। मैं 1 by 1 पहले आपको अपना सोर्सेज बताऊँ। जैसे ऐसा नहीं होता है कि कोई भी घटना जो न्यूज़ से निकला हो या कोई भी संपादकीय निकला हो उसका ज्यों का त्यों यूज़ कर लिया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में देता हूँ। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में देने का मतलब ये नहीं है कि हम आपको वहाँ पर मल्टीपल चॉइस बता रहे हैं। मल्टीपल चॉइस के अलावा आप देखते होंगे कि मैंने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी देना है। और मेरी कोशिश अब ये होती है कि जहां पर नीचे मल्टीपल चॉइस रहे वहीं पर आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी हो, क्योंकि आप उस वीक में समझ सको कि ठीक है मेंस के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और फिर जो प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके जैसे जैसे आपकी क्लैरिटी विजन की बढ़ती जाती है, आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व होते जाते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन का नेचर डायरेक्ट नहीं होता है, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपकी समझ से निकला हुआ होता है। तो मैं आज पहले आपको यह बताऊं कि कैसे हम करंट का चयन करते हैं, फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे हम उसको ट्रेडिशनल में, मेरा प्लान है कि आपको उस ट्रेडिशनल वर्क से जोड़ के चलूं। और फिर मैं आप लोगों के लिए और भी कुछ सोच रहा हूं, क्यों। और सबसे पहले तो मैं आपको रिस्पॉन्सिव बनाना चाह रहा हूं कि क्लास में आप कुछ चीजें हमसे क्वेश्चन कर सके।
उसके लिए मैं तरीका सोच रहा हूं, क्योंकि मेरी खुद का एम्बिशन बात सिर्फ यही नहीं है कि आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो और मुझे उससे फाइनेंशियल लाभ मिलेगा। ये केवल मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आप कहीं जौनपुर में भी बैठे हुए होंगे, बलिया में बैठे हुए होंगे या झारखंड में बैठे हुए होंगे, लेकिन आपका सोचने का तरीका वहां बदलेगा तो आपसे वहां पर 100 बच्चों को पता चलेगा कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। इससे एक पूरी के पूरी जनरेशन सुधरेंगे। तो हमारा मकसद वहां तक जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे हम कैसे टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं। देखिए, आप देख रहे हो कि यहां पर एक टर्म आता है कृषि। जैसे अब ये दैनिक जागरण का ही न्यूज़पेपर मैंने लिया, तो दैनिक जागरण का जो ये न्यूज़पेपर है, इसमें केवल 2 कृषि योजना है। जैसे पीएम धन कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन केवल सरकारी योजनाएं ही नहीं, बल्कि भारत की कृषि आत्मनिर्भरता, ग्रामीण समृद्धि और आर्थिक पुनर्जागरण की दिशा में उठाए गए ऐतिहासिक कदम है। तो सिर्फ यही नहीं कि यही संपादकीय में जो चीजें हैं सिर्फ यही आपके काम की, ओवरऑल जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ है, जो हमारे एग्रीकल्चर के कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जैसे कि कृषि अर्थव्यवस्था। अब आपके दिमाग में जब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा कि आपके डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में एग्रीकल्चर जो है आपके प्राइमरी सेक्टर का बेस है, स्ट्रॉन्ग है आपकी इकोनॉमी का। आज भी आपका 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। लेकिन आपके एग्रीकल्चर के पास ओवरऑल चैलेंजेस क्या है, उनसे जब ये 2 नई चीजें जो शुरू हुई है, ये आपको लेटेस्ट बनाएगी। लेकिन हाँ, लेटेस्ट का इंपॉर्टेंस तभी है जब हम ट्रेडिशनल के साथ जुड़े रहे। तो मेरी कोशिश सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ यहां लेटेस्ट से जोड़ूं। मेरी कोशिश यह है कि मैं आपको ट्रेडिशनल शब्द से भी, जो इसका ट्रेडिशनल एस्पेक्ट है, उससे लिंक करते हुए चलूं। और पूरे साल में जब आप बनकर तैयार हों तो आप लेटेस्ट और ट्रेडिशनल दोनों से जुड़े हुए। जैसे देखिए, अब एक जगह पर एक से ज्यादा आर्टिकल्स आएंगे, जैसे न्याय और न्यायाधिकरण है। तो न्याय तो समझ गए, न्यायाधिकरण का मतलब हुआ जुडिशियल ट्रिब्यूनल। तो जुडिशियल ट्रिब्यूनल का मतलब होता है, कहा भी जाता है ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जुडिशियरी। मतलब माना गया कि चलो जुडिशियरी के पास बहुत ज्यादा लंबित मुकदमे हैं, तो लंबित मुकदमों को देखते हुए, लंबित का मतलब पेंडेंसी ऑफ केसेस, वो अपना काम ढंग से नहीं कर सकता, तो ऐसा करते हैं उसके भार को हल्का करने के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल बना देते हैं। जो कोई ना कोई ट्रिब्यूनल, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव है, कोई ये है, और अलग अलग जो न्यायाधिकरण है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम करेगा और जल्दी से जल्दी मुकदमे की सुनवाई करके डिसीजन देगा। थोड़ा सा कूलिंग बढ़ा दो, कितना टेम्परेचर है? 25 कर दो। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप वैसे ट्रिब्यूनल को देखते हैं तो होना तो चाहिए कि भाई फास्ट ट्रैक इससे काम हो, मतलब जल्दी मुकदमों का निपटान हो। लेकिन इसमें भी, न्यायाधिकरण में भी मुकदमों का जल्दी निपटान नहीं हो पाता है। तो इसमें 2-3 प्रॉब्लम बता रहा है कि वैकेंसी ऑफ सीट्स है, इसका संचालन जल्दी नहीं होता है, मिस गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, और फिर एक इसका वीकनेस जो मैंने आपको कहा ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जुडिशियरी, मतलब कि न्यायपालिका का न्यायाधिकरण। इसका मतलब यह होता है कि आप कहीं ना कहीं नए नए न्यायाधिकरण स्थापित करके न्यायपालिका के दायरे को कहीं कम करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। तो अब ये आर्टिकल है, तो इसको कैसे डालना चाहिए, आपके ट्रेडिशनल से कहां जुड़ना चाहिए, वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। लेकिन इसीलिए संडे का मेरा क्लास ट्रेडिशनल के ऊपर होना है। जो जैसे आपकी आज इकोनॉमी चल रही, कल को पॉलिटी चलेगी, फिर इंडियन सोसाइटी, कल को इंडियन सोसाइटी चलेगी, क्योंकि एक साइकिल हम पॉलिटी ले चुके हैं, फिर पॉलिटी चलेगी, फिर उसमें आपको देखेंगे जैसे आपका पॉलिटी के साथ गवर्नेंस वाला इश्यूज आ जाएगा। फिर उसके बाद तो वो मेरा साइकिल चलता ही रहेगा, जिसमें मैं स्ट्रक्चर बना के आपको लिंक करता ही रहूंगा। और मैं यहाँ भी आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाना चाहता, ताकि आप हमारे स्ट्रक्चर को समझ सकें कि जनरल स्टडीज की तैयारी ऐसी नहीं होती है कि कहीं हमने आसमान में कर लिया। उसके लिए भी जब तक आपके पास, अब देखो, एक नॉर्मल बच्चों का कंप्लेन होता है, शायद आपका भी होगा, कि हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाते। दैट इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ कंप्लेन। ये कॉमन टाइप ऑफ कंप्लेन आपका कैसे दूर होगा?
जब आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आप कन्वेंशनल एरिया से करंट को जब जोड़ेंगे और आपका जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी वो बेहतर होती जाएगी। तो मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए इसमें भी न्याय और न्यायाधिकरण है, तो ठीक है, आपके लिए ये कहीं आपका यूज हो जाता है। इसको कैसे यूज करना है ये मैं आपको निर्धारित करूंगा। तो अफगान महिलाओं की अनदेखी, अब ये अफगान महिलाओं की अनदेखी है, ये आर्टिकल आप अकेला देखेंगे तो कोई इंपॉर्टेंस इसका नहीं है। जैसे जिस सऊदी अरब में इस्लाम जन्मा वहां महिलाओं की स्थिति सुधर रही है, लेकिन अफगानिस्तान में वो दयनीय दशा में। तो मुद्दा ये उठता है कि भाई आखिर क्यों? ये आर्टिकल का हमारा इंपॉर्टेंस क्या है और इस आर्टिकल को हम कहां लिंक करें? तो लिंक ये करिएगा कि जब अभी अफगानिस्तान में जो तालिबान का विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी आपने जब आपके यहाँ यात्रा की और आपने जहां पर वहां पर एक टेक्निकल ऑफिस खोला हुआ था कुछ प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी जगह आप दूतावास को रिवाइव करने की बात सोच रहे हैं और वहां पर रेगुलर अपने रिप्रेजेंटेटिव को रखने की बात सोच रहे हैं, तो बात आसमान में तैर रही है कि कहीं कल को आप राजनयिक संबंध तो स्थापित नहीं करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे कंसर्न लोग हैं जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए यह वही तालिबानी सरकार है जिसने महिलाओं को और बच्चों के अधिकारों को बिल्कुल से नकार दिया है। एक बच्ची को स्कूल में जाने से मनाही दी है, महिलाओं को कॉलेज एजुकेशन बंद करवा दिया है। आप देखिए वहां पर भी एक समय था कि बहुत सारे स्पोर्ट्स टीम हुआ करती थी महिलाओं की, सारी कुछ बैन हो गई, उनको बुर्का के अंतर कर दिया गया। इतना तक कि जब आमिर खान मुत्ताकी ने जब अफगानिस्तान के दूतावास में, जबकि जिस दूतावास पर अभी उसका कब्जा नहीं है क्योंकि वो उसने पुराना ही इसके झंडे को अब तक वो दूतावास ने नहीं अपनाया है, बल्कि जो पुरानी सरकार है अशरफ गनी की, वो उसी सरकार के झंडे को अभी इसके दूतावास ने अडॉप्ट किया हुआ है। उसने इसके सामने अभी तक समर्पण नहीं किया है। फिर भी इसने वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू में महिलाओं को बिल्कुल मनाही की गई। जब उसकी काफी आलोचना हुई तो दूसरे कॉन्फ्रेंस में उसे फिर महिलाओं को बुलाना पड़ा। तो मतलब कई इस तरह के जो ह्यूमन राइट के प्रति सजग हैं, जो ह्यूमन राइट्स के प्रति सजग हैं, जो मानते हैं कि भाई जो कोई भी गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को इंटरनेशनल वैल्यूज को मान के चलना चाहिए, वो कंसर्न व्यक्त कर रहे हैं कि क्या आप भविष्य में अगर इन सारी बातों को अनदेखी करके आप तालिबानियों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित कर लेंगे। ये लेकिन एक ये पहलू है। आप कहेंगे, आपके दिमाग में दूसरी बात आएगी कि क्यों न करूं, क्योंकि वहां पर चीन और पाकिस्तान पहुंच सकता है। पाकिस्तान से तो चलिए अभी शत्रुता है, चीन वहां पर पहुंचा हुआ है, फिर पाकिस्तान से भी उसके संबंध सुधर सकते हैं। आज भी तालिबानियों का एक महकमा तो जरूर है क्योंकि वहां पर भी लीडरशिप बटा हुआ है तालिबानियों का दो खेमे में। मतलब एक जो लीडरशिप का एक खेमा है अभी भी पाकिस्तान के प्रति झुकाव रखता है। तो मतलब यह है कि कल को फिर पाकिस्तान के साथ उसके संबंध सुधर जाएं, अफगानिस्तान के साथ संबंध सुधर जाए, तो क्या हम उसमें डिप्राइव हो जाएं? एनिमीज इज फ्रेंड। लेकिन ये तो दायरा तय करना होगा कि एनिमीज कहां तक हमारा फ्रेंड। हाँ, एनिमीज हमारा एनिमी नहीं हो सकता, लेकिन क्या वो हमारा फ्रेंड हो सकता? फ्रेंड होने के लिए कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, इसमें संतुलन लेकर चलना पड़ता है। तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक एक आर्टिकल केवल वही आर्टिकल नहीं होती है, बल्कि वो हमारे ओवरऑल नॉलेज में एक के स्ट्रक्चर में वह एक क्या कर सकते हो, एक नट वोल्ट होता है, एक पेज का काम करता है कि पूरे स्ट्रक्चर में ये पेज कहां लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप में वही हमारा पूरा आर्गुमेंट हो जाता है, एक पर्सपेक्टिव देता है, उस पर्सपेक्टिव को देखना चाहिए और समझना चाहिए। तो चलिए एक मैं दूसरा, अमित चेयर को इधर रखो, हेलो, मैं एक दूसरा अब न्यूज़पेपर आपको दिखाता हूं। ये भी दैनिक जागरण ही है। अब इसमें है सोना कितना सोना है, इसका अपना एक आर्गुमेंट है, सुनिए। अब इसका आर्गुमेंट क्या है कि सोचिए जरा, ये बोल रहा है कि भाई देखिए हमारे यहाँ आज
मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि भारतीय परिवारों के पास करीब 34,600 टन सोना है। अभी दुनिया में सोने की कीमत, अभी आप देखिए इस दीपावली के अवसर पर भारत में सोना 1,31,30,000 10 ग्राम के भाव से बिका है। और आप समझ सकते हैं कि 2025 में सोने की कीमत 62% बढ़ गई है। और भारत में आज सबसे स्वर्ण भंडार भारत के पास है। कारण क्या है? भारत में सोने का उत्पादन बहुत ही कम है, बहुत कम, नेग्लिजिबल। आप मान के चलिए तो हमारा होम प्रोडक्शन जो सोने का है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, लेकिन हमारे जो हाउस होल्ड्स है उसके पास बहुत ज्यादा सोना इकट्ठा है। भारतीय परिवारों के पास 36,400 टन सोना है और अनुत्पादक है, अनप्रोडक्टिव है। हमारे पूरे फाइनेंशियल, जितनी भी हमारे जो फाइनेंशियल सर्कुलेशन है उसमें गोल्ड कहीं नहीं। तो वही ये जो लेखक है उसने कहा कि अगर इसको हम अपनी इकोनॉमिक सर्कुलेशन में ला दें, इसमें अगर 20% सोना को भी, 10% सोना को भी हम इकोनॉमिक सर्कुलेशन में ला सकते हैं, तो उससे हमको कम से कम आज जो हमारे पास सोना है वो सोना तो $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो सकती है। $3 ट्रिलियन उस सर्कुलेशन में आ सकता है। चलिए अगर उतना ना भी सही तो अगर हम 10% भी उसका ले लें तो उससे क्या होगा कि हमारे पास कम से कम $300 बिलियन तो आ ही जाएगा, और 3,000 बिलियन तो आ ही जाएगा। और 3,000 बिलियन आने का मतलब हुआ कि उससे हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कितना उत्पादक निवेश हो सकता है। उस इकोनॉमी में हमारे यहाँ एजुकेशन में हम खर्च कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में खर्च कर सकते हैं, और हम इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में खर्च कर सकते हैं। हमारे पूरी कंट्री का ग्रोथ होगा। लेकिन वह सोना अनप्रोडक्टिव घर में पड़ा हुआ है, या तो आभूषण के रूप में या किसी के लॉकर में बुलियन के रूप में, धन के रूप में पड़ा हुआ है। तो इसको कैसे सर्कुलेशन में लाया जाए? क्योंकि भारतीय परिवार को सोने से इतना ज्यादा आकर्षण है कि उनको इस बात के लिए राजी करना बहुत ही कठिन है कि आप इस सोने को आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लीजिए, या आप सोने के इस अमुक प्रोग्राम में शामिल हो जाइए, इससे आपका रिटर्न भी मिलेगा और सोना भी सर्कुलेशन में आ जाएगा, आपका सोना सुरक्षित रहेगा। केवल यह सोना गवर्नमेंट के सुपरविजन में और उसके अंतर्गत आ जाता है, गवर्नमेंट उसी पर ही बाजी खेल जाएगी। लेकिन वो भी संभव नहीं, असंभव नहीं हो रहा है। तो ये आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा है, तो यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्सपेक्टिव। अब देखिए, ये द हिंदू का एक आर्टिकल देख रहा हूं कि इसमें कौन सा आपके काम का है, क्योंकि मैं तो सारा न्यूज़पेपर आप लोगों के लिए कांटेक्ट में रहता ही हूं और उनसे मैं चीजों को छान कर आपको देता हूं। तो चलिए देखता हूं इसमें क्या है। तो हाउ इनोवेशन ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ऐसे देखिए, ऐसे 4-5 आर्टिकल्स आए। आपके दैनिक जागरण में भी एक है जो मैं आपको बताऊंगा, अगला ही आर्टिकल आपके दैनिक जागरण में। देखिए, दैनिक जागरण में यही आर्टिकल आपका आया, नवाचार से प्रेरित आर्थिक विकास। नवाचार से प्रेरित आर्थिक विकास। अब इस पर मैंने, अब आपको जो नेक्स्ट हम जो क्लास में डिस्कशन रखेंगे करंट का, उसमें ये इस पहलू को भी हम लेकर चलेंगे। तो नवाचार से प्रेरित जो आर्थिक विकास है उसका क्या कहना है वो, या ये जो आपको आर्टिकल्स और ऐसे 2-3 आर्टिकल्स और भी पड़े हुए हैं। एक इंडियन एक्सप्रेस में भी है, द बिजनेस स्टैंडर्ड में भी। एक्चुअली हुआ क्या है कि इस बार जिन अर्थशास्त्रियों को नोबेल प्राइज मिला है, तो जिन अर्थशास्त्रियों को तो मिला तो 3 अर्थशास्त्रियों को है, जैसे फिलिप अगियन है, पीटर हाविट है, और इसके साथ ही आप देखेंगे एक और अर्थशास्त्री हैं जो सबसे इन तीनों में फेमस हुए हैं। जैसे एक तो मैंने आपको बताया कम फेमस हुए, फिलिप अगियन और पीटर हाविट। लेकिन फिलिप अगियन और पीटर हाविट के साथ साथ जो एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए हैं
वो पॉपुलर का जो नाम है वो है बेसिकली, उस अर्थशास्त्री के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे और उनका नाम है जोली मोकिर। जोली मोकिर थोड़ा नाम आपको टेढ़ा लग रहा है, लेकिन वो बड़ा ही फेमस इकोनॉमिस्ट है। तो इनका ये कहना हुआ, इन्होंने एक नई चीजें डाली। इन्होंने ये कहा कि देखिए ऐसा है कि कोई भी अर्थव्यवस्था दुनिया में, कुछ अर्थव्यवस्था गरीब है, कुछ निर्धन है, कुछ आगे हैं, कुछ पीछे हैं। तो देखिए अब जितने भी अर्थशास्त्री वो डिसाइड करते हैं कि भाई क्यों कोई अर्थव्यवस्था पीछे है तो कोई क्यों अर्थव्यवस्था आगे है। तो कोई मानते हैं कि भाई इन्होंने अपने मार्केट को ओपन कर रखा है, किसी ने कहते, कोई किसी का कहना है मार्केट को क्लोज कर रखा है, कोई बोलते हैं कि इसमें एग्रीकल्चर में इनका निवेश नहीं हुआ, इन्होंने भारी उद्योग, पूंजीगत उद्योगों में पूंजी लगा दी, तो इन्होंने विकास की रणनीति गलत अपना ली, तरह तरह की बातें। इनका कहना है बेसिकली, जो जोली मोकिर हैं उन्होंने कहा कि देखिए इसको हम बेसिकली हिस्टोरिकल कल्चरल पर्सपेक्टिव में देखें। हिस्टोरिकल कल्चरल पर्सपेक्टिव से इनका मतलब है कि हमें इसे ऐतिहासिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि जब कोई समाज, उन्होंने दो तरह के नॉलेज का एक दो शब्द दिया है जो मैंने आपको अगला क्लास में आपको डिस्कस भी करना है। एक उन्होंने कहा प्रोपोजिशनल नॉलेज। प्रोपोजिशनल नॉलेज का मतलब होता है कि थियरेटिकल, जिसको आप सैद्धांतिक ज्ञान कह लीजिए, सैद्धांतिक। दूसरा उन्होंने कहा व्यवहारिक, तो व्यवहारिक को कहा प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज। तो उन्होंने कहा जो व्यवहारिक ज्ञान है वो प्रिस्क्रिप्टिव है, मतलब कि जैसे साइंस है तो साइंस ने कोई थियरी बनाई तो इंजीनियर उसी थियरी के आधार पर टेक्नोलॉजी बनाता है। तो जब साइंस टेक्नोलॉजी में डेवलप करती है तो फिर प्रोपोजिशनल नॉलेज है वो प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज में कन्वर्ट होता है। और जब ऐसा होता है तो फिर हमारे यहाँ नवाचार आता है और हमारी अर्थव्यवस्था की तरक्की वहीं से शुरू होती है। और उन्होंने यहाँ पर हवाला किसका दिया है, तो यूरोप के प्रबोधन का हवाला दिया है, यूरोपियन इनलाइटेनमेंट। अब यूरोप में प्रबोधन कब आया था, तो 18वीं सदी में आया था। ये भाई प्रबोधन क्या था, तो बौद्धिक क्रांति थी। तो मैं जब ट्रेडिशनल आपको समझाता हुआ आऊंगा तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। तो अगर प्रबोधन बौद्धिक क्रांति थी तो उससे क्या फायदा हुआ, तो हाँ उससे फायदा हुआ ना, उससे औद्योगिक क्रांति आगे चलकर आई। क्योंकि जब बौद्धिक क्रांति हुई तो विज्ञान तकनीकी में तब्दील हुआ, यूरोप में बहुत सारे साइंटिफिक सोसाइटीज बने और फिर साइंटिफिक सोसाइटीज बनने का एक स्वाभाविक परिणाम हुआ कि विज्ञान बदल गया तकनीकी के रूप में, और तकनीकी से मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम डेवलप हुई और वहीं से औद्योगिक क्रांति आई। तो इस तरह से बताते हैं कि जब नए नए नवाचार होते रहते हैं, वर्तमान में आप देखेंगे तो चाइना ने भी अपनी अर्थव्यवस्था में नवाचार लाकर और अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत आगे बढ़ा लिया है। अब आज की स्थिति है कि चाइना ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में सबसे अधिक पेटेंट कराने लगे हैं। पेटेंट कराना तो समझते होंगे, अगर नहीं समझते तो समझिए कि जैसे आपके देश ने या आपके साइंटिस्ट ने कोई नई चीज की खोज की तो अब WTO ने कर दिया कि आपके पास वो पेटेंट राइट आ गया। मतलब क्या हुआ कि वो आपको पेटेंट जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रजिस्टर्ड हो जाएगा, और जब कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड हो जाएगा तो फिर उसे जो आपकी इस प्रौद्योगिकी या तकनीकी का जो उपयोग करेंगे वो सबको आपको उसके बदले कीमत देनी पड़ेगी। तो ये पेटेंट राइट से दुनिया को बहुत फायदा होता है। इससे वेस्टर्न कंट्रीज अब तक फायदा ले रहे थे, अब चाइना ने उनको ओवरटेक कर दिया है। चाइना के बाद अमेरिका है, फिर पश्चिम में हम लोग भी बहुत पीछे चल रहे हैं। तो इनका ये कहना हुआ कि भाई देखिए कि जिसने नवाचार लाया, जिसने R&D में खर्च किया, यानी रिसर्च और डेवलपमेंट में, तो आपका भाई कितना रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च है। चाइना का देखिए उसका टोटल GDP का 2.5%, आपका टोटल GDP का आपके यहाँ 7.7% एक्सपेंडिचर है। तो चाइना हमसे 4 गुना अधिक R&D पर खर्च करता है, रिसर्च और डेवलपमेंट, शोध और विकास पर खर्च करता है। तो उसकी तकनीकी कितनी आगे है। हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर पैसा लेके आता ही नहीं है, रिसर्च में इसकी दिलचस्पी है नहीं। हमने पिछले क्लास में आपको कहीं ना कहीं बताया था, आप याद करिए कि मैंने आपको वहां पर बताया हुआ है बेसिकली कि देखिए
कुछ अब देखो अर्थशास्त्रियों का अपना मानना होता है, अपना सुझाव होता है, कुछ तो अर्थशास्त्री कहेंगे, मतलब कोई बोलता है ये रास्ता सही है, कोई बोलता है वो रास्ता सही है। जैसे मैंने ही आपको बताया, कुछ अर्थशास्त्री बोलते हैं कि आप आयात कर को कम रखिए, आयात कर जितना अच्छा होगा, और आप अगर अपने पूंजीपतियों को, तकनीकी को आयात करने की जितनी आप अपने निवेशकों को तकनीकी आयात करने की जितनी छूट देंगे, उतना ही उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा और उतना ही आपका विनिर्माण क्षेत्र विकसित होगा। लेकिन आप बताइए, इसमें कुछ ऐसे भी हैं अर्थशास्त्री जो बोलते हैं कि आपने जो चूंकि नवीन तकनीकी का आयात शुल्क बहुत कम करके रखा है, तो हमारे पूंजीपति सोचते हैं कि ऐसा करते हैं, इसमें मैं पैसा क्यों लगाऊं, रिसर्च और डेवलपमेंट में, यानी शोध और विकास में हम ऐसा करते हैं, हम तकनीकी आयात ही कर लेते हैं, इससे सस्ता पड़ेगा। तो अगर हम तकनीकी के आयात को महंगा कर दें तो ये लोग रिसर्च पर खर्च करेंगे। अब किसकी बात आप मानेंगे, आप ही बताइए। तो जब आप मानविकी विषय या सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं तो दोनों विचारों के लिए अपनी अपनी जगह बना दीजिए और समय को देखते हुए इसका इस्तेमाल कर लीजिए। और जब देखते देखते आप हमारे साथ चलेंगे तो इसका इस्तेमाल करना भी सीख जाएंगे। तो इस तरह से आपकी तरक्की होती रहेगी। तो ये मैंने बताया कि ये आर्टिकल में भी वही चीज है, इसमें भी वही चीज है, लेकिन दोनों का परिप्रेक्ष्य अलग है, डेटा अलग है, कुछ कुछ थोड़ी सी चीजें अलग है। बाकी तो मानहानि का दुरुपयोग रुके, इसको आप चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि देखिए बेसिकली इस पर हम पीछे भी क्लास में एक बार आप लोगों का चर्चा कर चुके हैं कि मानहानि में कैसे वाक स्वतंत्रता को ये प्रभावित करता है। लेकिन चलिए एक बार हम क्लास में फिर आपको बता देंगे। तो बेसिकली ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा वो आपके पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ एक मुद्दा लेकर आएगा, जो हम कई बार उसे क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार इसमें हम और भी आपसे डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये हिंदू में तो और कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जो आपके काम का हो, देखता हूं। नहीं, अब हमारे लिए इसमें काम का नहीं है, छानना पड़ता है कि हमारे लिए कौन सा काम का है। अब देखिए, ये 10 years of climate inaction. The Paris Climate Agreement of 2015 legitimized the evisceration of the UN climate framework, and history may repeat itself at COP30 in Belém. अब देखिए, थोड़ा सा आपको इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी का अगर बैकग्राउंड नॉलेज हो, मैं बैकग्राउंड नॉलेज आपको बता दूंगा। जैसे ये तो आर्टिकल मैं समझाता रहूंगा, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज बता दूंगा, क्योंकि बैकग्राउंड नॉलेज बार बार देते रहेंगे तो आप अगर 1 साल तक कम से कम हमारे साथ जब 1 ईयर आप जुड़ेंगे, फिर धीरे धीरे आप खुद ही देखना कि आपको जितने भी टॉपिक्स है उस टॉपिक्स के साथ सबके बैकग्राउंड आपके क्लियर हो जाएंगे। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब की अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। जैसे अब एक देखिए आर्टिकल से 3 न्यूज़पेपर में मैं अलग अलग बताऊंगा। ईपीएफओ, तो ईपीएफओ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एम्प्लॉइज को जो प्रोविडेंट फंड है, इसमें भी एक चीज है जो मैं क्लास में कभी आपको समझा दूंगा, एनपीएस होता है, नेशनल पेंशन स्कीम। एक एनपीएस 2003 के बाद वाजपेयी की सरकार लेकर आई। वो एक दूसरे तरह का एक मार्केट इन्वेस्टमेंट भी है वो। तो एक एनपीएस है, ईपीएफओ है, तो इसी को पीएफ भी बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड। तो मतलब क्या है कि इसमें एम्प्लॉइज को कुछ राइट्स दिए गए हैं, जो मैं जनरल क्लास में आपको बताऊंगा पहली बार, कि वो इसमें से पैसा, उसका तो एक पहले फिक्स टाइम था, उससे पहले पैसा नहीं निकाल सकता था, लेकिन अब वो कुछ खास पर्पस से पैसा विड्रॉ कर सकता है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको लेक्चर दूंगा, आप सुनोगे, भूल जाओगे, इसीलिए मैं मल्टीपल चॉइस बना देता हूँ और लॉन्ग क्वेश्चन में डाल देता हूँ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ वैसे डालूंगा, और अगर लेक्चर डिलीवर कर दूंगा, मान लीजिए सारा क्वेश्चन का आंसर लिखवाना तो पॉसिबल नहीं होता, आप जानते हैं 3 आवर्स के क्लास में भी पॉसिबल नहीं होता है। तो उसमें मैं क्या करता हूं, जानबूझ के ऊपर में लॉन्ग क्वेश्चन देता हूं और नीचे में मल्टीपल चॉइस बना देता हूं।
और आप लोग उसको टिक लगा के आप उसको फाइलिंग करके रख लीजिए। तो मल्टीपल चॉइस में जितने चॉइसेस मैं दे रहा हूं वो आपका टेस्ट एग्जाम नहीं होता है, ऊपर वाले क्वेश्चन का जवाब होता है कि हम किस किस पॉइंट को लेकर चलेंगे। तो दैट इज नॉट मल्टीपल चॉइस इन वन सेंस। मल्टीपल चॉइस तो मैं इसलिए दे देता हूं कि थोड़ा उस बहाने आपको याद रहे, नहीं तो आप लेक्चर डिलीवर करने के बाद आप भूल जाओगे। और एक बात आप और भी ध्यान रखना, जैसे आप लेक्चर सुनते रहते हो, मैं क्लास में कई बार बोलता रहता हूं, तो आप भी पेन पेपर लेके थोड़ा सा सतर्क रहो। कोई अगर नई चीज आपको, जैसे अब मुझे ऐसा लगता है कि ये इंफॉर्मेशन आपको देना चाहिए, तो मैं रुक के तो नोट डाउन ही करवा देता हूं। लेकिन कई बार ऐसा मुझे प्रतीत ना हो कि मुझे लगे कि तुम जान रहे हो, क्योंकit पीछे हमने इसको डिस्कस किया है, तुम अगर मिस कर रहे होगे तो वही समय तुम नोट डाउन कर लिया करो, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा है। तो ये आपका हो गया। तो ये 10 years ऑफ क्लाइमेट इन एक्शन, ये आपका ईपीएफओ, ये आपको है गति शक्ति पब्लिक विल इंप्रूव एफिशिएंसी, ये इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए इंडियन एक्सप्रेस है, लेकिन ये हमारे लिए उतना कोई खास जरूरी नहीं। देखिए ये आपका दैनिक जागरण है, न्याय न देने वाला न्यायिक तंत्र। ये न्यायिक तंत्र की विफलता के बारे में है, इस पर कई बार क्लास में हो चुका है काम, लेकिन आप पढ़ने के क्रम में आप इसको चाहे तो ले सकते हैं। दम तोड़ता हुआ माओवाद, ये इंपॉर्टेंट है, एक मैं आपको बताऊंगा इंडियन एक्सप्रेस में भी है, और इस वीक में मैं इसको कवर भी करना चाहूंगा, दम तोड़ता हुआ माओवाद। क्योंकि माओवाद का जो फैक्टर है ना, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माओवाद आज मोदी जी की सरकार ने डिक्लेयर किया कि भाई हर स्थिति में हम जो है वो 26 मार्च 1926 तक हम मार्च 1946 तक 2026 तक नक्सल फ्री कर देंगे भारत को। लेकिन अब उम्मीद ऐसी लग रही है कि ऐसा ना हो कि 26 जनवरी को जब प्रधानमंत्री घोषणा कर रहे हो तो इस चीज की घोषणा कर पाए कि नक्सल भारत से समाप्त हो गया। जबकि मनमोहन सिंह ने स्टेटमेंट दिया था, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, कि आज इंडियन सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है नक्सलिज्म। तो ये नक्सलवाद क्या है, कहां से, तो इसकी हल्की चर्चा बैकग्राउंड करते हुए और तब मैं इसको डील कर लूंगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर देखिए, फेलियर टू मीट क्लाइमेट टारगेट्स डज नॉट मेक कॉप इरेलीवेंट। अब चूंकि देखिए ये COP30 की बैठक होने वाली है बेलेम में, ब्राजील में, तो अब उसको लेकर ये पूरे माथापच्ची हो रही है कि भाई चलो, जैसे बेलेम में ब्राजील में जो हो रहा है, तो ये 10 से लेके आपको 21 नवंबर तक होगा। तो इसमें कुछ एक इश्यूज हैं, हालांकि जब ये 10 से लेके 21 नवंबर तक होगा तो मैं डिटेल्स में इशू तो करूंगा ही, लेकिन अभी मैं फिलहाल इसमें अभी से ही मैं आपको इससे परिचित करा दूं, इसका बैकग्राउंड समझा दूं, ताकि जब ये सेशन हो रहा हो और आप न्यूज़पेपर में देखें तो आप इसको बखूबी समझ सके और इसके साथ कम्युनिकेट कर सके, है ना। तो ये पेपर ऐसे रखते हैं। द फ्यूचर ऑफ द आईमेक। आईमेक जानते होंगे कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, इसको आईमेक बोलते हैं। तो इसका फ्यूचर क्या है, इस पर ये आर्टिकल है, मैं देख लूंगा ये आर्टिकल, मैं इससे निकाल लूंगा आपके काम की चीजें, और फिर मैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ अगर इसमें नई बातें दी गई हो तो, और मैं वो आपको ऐड करवा दूंगा। देखो, अ कट इन द राइट डायरेक्शन, ये सुरजीत भल्ला और राजेश शुक्ला। सुरजीत भल्ला एक अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने लेकिन मैं द मच नीडेड जीएसटी डिडक्शन कुड बी अ सिग्नल दैट बिग बैंग रिफॉर्म्स आर अहेड। मतलब ये लिख रहे हैं कि जीएसटी का दर में जो कमी आई है उससे ऐसा पता चलता है कि भविष्य में कोई बहुत बड़ा सुधार होने वाला है। तो मैं यहां पर देखो एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये जो चीजें हैं ये मैं आपको डिपेंड करता है कि हम इसको कैसी, इसमें हमारे काम की चीजें निकल जाएगी। क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में तो मैं बहुत लेक्चर में आपको बता चुका हूं, आपको मैटर भी दे चुका हूं, आपको उसके बाद मैं क्वेश्चन के फॉर्म में भी डाल चुका हूं। लेकिन ये दूसरी बात बोला, ये बोला है कि ये पहला स्टेप है,
सुरजीत भल्ला, और ये एक बहुत बड़े सुधार का मार्ग तैयार करेगा। तो मैं देखना चाहूंगा कि अगर आगे की कोई झलक ये दे रहे हूं तो मैं आपको इसे वाकिफ करवा दूंगा और पीछे वाले से उसको लिंक कर दूंगा ताकि आप उसको ध्यान कर सको। अब देखिए, ये संडे का हिंदू है जिसमें हाउ आर इंडिया तालिबान रिलेशंस चेंजिंग, तो भारत और तालिबान का रिलेशन कैसे कैसे चेंज हुआ इसको डील किया है, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। और व्हाट आर द न्यू पीएफ विड्रॉल गाइडलाइंस, वही जो प्रोविडेंट फंड में जो अभी सुधार हुआ है इसका एक कवरेज दे रहा है बड़ा सा। तो इस पर तो मैं खैर ये टॉपिक तो मुझे कवर करना ही है आप लोगों के लिए, तो ये मैं आपको कवर कर लूंगा। ये मैं तो एक ही टॉपिक 3-3 4-4 न्यूज़पेपर में अलग अलग होते हैं और मैं सबको पढ़ के और तब उससे मैं अपने तरीके से उसको मोल्ड करता हूं और उसको फिर ट्रेडिशनल से जोड़ के चाहता हूं क्लास में आपसे डिस्कस करना। हालांकि ट्रेडिशनल की समझ आपकी विकसित हो पाएगी जब ट्रेडिशनल होगा। जैसे मैं आपको इकोनॉमी वाला स्ट्रक्चर अब एक क्लास में और लूंगा, अभी तो मैं न्यूज पेपर आपको बता रहा हूं, लेकिन एक क्लास में मैं बताऊंगा कैसे मैं लिंक करूंगा संडे के दिन। ये तो मैं आपको वो क्लास के बारे में बता रहा हूं कि नॉर्मली मैं उसको वेडनेसडे को लेता हूं, बुधवार को, लेकिन इस बार चूंकि फेस्टिवल का वीक है आप जानते ही हैं, तो फेस्टिवल के वीक में थोड़ा हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, लेकिन मैं आपको इसके लिए अफेक्ट नहीं होने दूंगा। मेरे जो क्लासेस हैं वो एज इट इज चलते रहेंगे, क्योंकि मैं आपको तब तक मैं आपसे 1-2 क्लासेस में डिस्कस कर लूंगा। जैसे एक क्लास ये दिया, एक क्लास कल दूंगा, और इसके बाद मैं आपको जैसे फेस्टिवल हो जाएगा, जैसे दीपावली तो हो गई, अब छठ पूजा आप जानते हैं बहुत काफी फेमस होता है, तो क्लास तब तक उसके लिए ऑफ करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको इसीलिए, और जब आप मेरा क्लास चलता भी रहेगा तो भी बीच बीच में लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको देता रहूंगा। और इसके अलावा मैं इस बात पर भी विचार कर रहा हूं कि मैं अपने ऑनलाइन वाले बच्चों को और कैसे ज्यादा से ज्यादा हेल्प करूं। तो मैं आपको समय समय पर आपको प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम जब शुरू हुआ है इसमें और भी चीजें जुड़ती जाएंगी। लास्ट चैप्टर इन माओइस्ट स्टोरी, बस वही माओवाद पर है, माओवाद का कैसे खात्मा हो रहा है, और उसमें लास्ट चैप्टर ये आपका हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। हिंदुस्तान टाइम्स के इस आर्टिकल में दिया हुआ है। और फिर ये इंडिया मस्ट इंगेज विद द तालिबान बट डू इट कॉशियसली, वही दिया हुआ है कि भाई तालिबान से आप संबंध सुधारिए, लेकिन सावधान रहिए कहीं आपका इमेज न खराब हो। तो कोई नई बात तो नहीं है उस आर्टिकल में, और माओवाद पर हम लोग देख लेंगे। इंगेजमेंट विदाउट रिकॉग्निशन इंडिया एंड न्यू अफगानिस्तान, मतलब नए अफगानिस्तान को इंडिया ने इंगेज तो किया है लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो वही आर्टिकल है जो अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग है। रिस्टोरिंग फिस्कल स्पेस फॉर स्टेट्स, मतलब कैसे राज्य का जो वित्तीय शक्तियां हैं उसका इरोजन हो रहा है, उनको क्या वित्तीय चुनौतियां राज्य सरकार को मिल रही है। तो इसमें संघ राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध है उसके प्रकाश में इसको ये एक बड़ा सा द हिंदू में आर्टिकल कवर किया है। इससे मैं चीजें निकाल के आपको दूंगा अगले लेक्चर में। अब देखिए, द क्वेश्चन ऑफ आवर टाइम्स, डज इकोनॉमिक्स प्रोमोट इनइक्वालिटी, मतलब हमारे समय का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी हमारे यहाँ विषमता फैला रही है। तो एक पर्सपेक्टिव ये है, इसको देख लेते हैं, इसको भी देखेंगे। और रेयर फ्रेंड्स, अब ब्राजील यूएस डील में फॉइल चाइना मिनरल गेम। अब ये आर्टिकल आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि देखिए 2-3 देशों ने अमेरिका के विरुद्ध खड़ा हुआ, जैसे इंडिया ने भी खूब मिलने की कोशिश की, लेकिन इंडिया से अमेरिका ने ऐसी शर्तें रखी कि मिलाप हो ही नहीं पाया। तो ब्राजील और कनाडा, ये दोनों ने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, उस पर 50% उसने टैरिफ थोप दिया। लेकिन फिर भी ब्राजील का जो लूला था, लूला डी सिल्वा, वो स्टैंड लिए खड़ा रहा। अब क्या हुआ है कि ब्राजील में चाइना के बाद मिनरल का, जिसको रेयर अर्थ्स कहते हैं, उसका दूसरा बड़ा भंडार निकल गया है। अब अमेरिका की आंखें चमक रही है, तो अब लूला डी सिल्वा के पास ये चारा डाल रहा है और यह चाह रहा है कि इस तरह ब्राजील के मार्फत हम चाइना को काउंटर बैलेंस करें। तो अब देखिए ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का टोन ही बदल गया है। तो इस आर्टिकल में मैं ये चीज को दिखाने का प्रयत्न करूंगा।
ये बिजनेस स्टैंडर्ड है, लेकिन इसमें मुझे कोई ऐसा तो काम का दिख नहीं रहा है। प्रोविडेंट फंड आरबीआई हैज ऑफर्ड स्प्लेंडेड एडवाइस, ये आपका मिंट का है, और ये तो प्रोविडेंट फंड पर मैं आपको कई आर्टिकल दिखा चुका हूं। एंड हाउ जोली मोकिड्स इनसाइट्स कुड गाइड इंडियाज क्वेस्ट फॉर प्रॉस्पेरिटी, वही जोली मोकिड जो अर्थशास्त्र जिसका मैंने बताया, उसी पर आर्टिकल का कवरेज दिया है। ये तो कई न्यूज़पेपर्स में खैर दे चुका है। बाकी इधर कोई आर्टिकल ऐसा नहीं है। हाँ, विल अमेरिका टर्न इटसेल्फ इनटू अ ज़ॉम्बी इकोनॉमी लाइक जापान, मतलब क्या अमेरिका भी एक ज़ॉम्बी इकोनॉमी के रूप में कन्वर्ट कर जाएगा? अब अमेरिका ज़ॉम्बी इकोनॉमी के रूप में क्यों कन्वर्ट करने की बात हो रही है, आई विल डिस्कस दिस एस्पेक्ट विद यू। ये चीज मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। ये थोड़ा इकोनॉमिक, ये चीज समझना पड़ेगा, फिर आप इसको समझ लेंगे। अब देखिए, पाकिस्तान आर्मी पासनी पोर्ट एंड ए सेल आउट टू अमेरिका। जैसे क्या हुआ है कि पाकिस्तान में एक ग्वादर बंदरगाह के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, आप लोग सुन चुके होंगे, जो चाइना ने डेवलप किया है। तो ग्वादर के बगल में बलूचिस्तान में एक पासनी पोर्ट भी है, मतलब पोर्ट नहीं, बेसिकली एयरपोर्ट है। तो उस एयरपोर्ट के बगल में अब एक अमेरिका से समझौता किया है पाकिस्तान ने कि वहां पर एक बंदरगाह बनाएगा अमेरिका, पसनी। क्योंकि पसनी बंदरगाह इसलिए बनाने का उसका लक्ष्य अमेरिका का कि बगल में उसने रेयर अर्थ मिनरल्स, अमेरिका को पाकिस्तान का रेयर अर्थ मिनरल्स पर कब्जा करना है। लेकिन पाकिस्तान बटा हुआ है चाइना अमेरिका के बीच। पासनी बंदरगाह वो इसलिए पकड़ा रहा है अमेरिका को क्योंकि चाइना वो लेने के लिए तैयार नहीं था, सऊदी अरेबिया भी लेने के लिए तैयार नहीं था, और कहीं ना कहीं उसके मन में यह डर हो रहा है कि कल को अगर इंडिया से हमारा अगर फिर संघर्ष हुआ तो इंडिया हमारा पासनी एयरपोर्ट को जरूर निशाना बनाएगा। तो अगर पासनी को निशाना बनाएगा उससे पहले हम अगर अमेरिका को वहां ला देते हैं तो इंडिया वहां पर निशाना बनाने से पहले 3 बार सोचेगा। लेकिन अब इस भ्रम में ला रहा है, लेकिन अभी अमेरिका के लिए तो बड़े फंसने की बात है, परंतु ये भी पेपर पर है, इसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। इसकी थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेंगे। अब व्हाई सम नेशंस अचीव प्रॉस्पेरिटी, अब वही ये ध्रुवी सुब्बाराव का आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, और ये इन्होंने फिर वही लिखा हुआ है जोली मोकिर का, जो मैंने आपको बताया है अर्थशास्त्री का, इतनी चर्चा में रही, इसलिए इस बार तो आप लोगों के लेक्चर में मैं जरूर इसको डालूंगा। अब मैं स्टूडेंट्स आज तो मैं यहीं पर आप लोगों को समाप्त करता हूं, लेकिन हाँ कल मैं कल या परसों मतलब एक दूसरे क्लास में आपका इसका सप्लीमेंट्री मैं दूंगा, और वो सप्लीमेंट्री होगा कि थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ कि हम लिंक कैसे करेंगे, ट्रेडिशनल को कैसे लिंक करेंगे, वो तरीका मुझे आपसे डिस्कस करना है, आप लोगों से ही, ऑनलाइन वालों से ही, है ना। तो आज मैं यही रुकता हूँ, फिर आपसे मिलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।